नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का UPRO मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न कह रहा है सूचियों के बारे में। दो सूचियां हैं, सुमेलित कीजिए। तो सूचियों में हमें एक तरफ दे रखे हैं मेले और दूसरी तरफ दे रखे हैं आयोजन स्थल। तो जो मेले हैं उनमें है ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला, कजली मेला और सैयद शालार मेला। आयोजक स्थल में दे रखा है अंबेडकर नगर, वृंदावन, बहराइच और महोबा। तो कौन सा कहां पर आयोजित होता है, अब हमें यहाँ पर ये चीज देखनी है। तो ध्रुपद मेला कहाँ पर आयोजित होता है, नाम वैसे काफी फेमस है इसका। ठीक है, तो ध्रुपद मेला कहाँ होगा, अंबेडकर नगर, वृंदावन, बहराइच या फिर महोबा, कहाँ हो सकता है। तो देखिए ध्रुपद मेला जो है वो लगता है वृंदावन और वाराणसी के अंदर। ठीक है, तो ए के लिए क्या रहेगा, दो रहेगा। तो जहां पर ए के लिए दो है वहीं से हम लोग का आंसर निकल सकता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है उन्होंने ए के लिए दो, ये आंसर हो सकता है। अभी बाकी के तीन भी देखेंगे। यहाँ पर ए के लिए दे रखा है एक, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर भी ए के लिए दो दे रखा है तो ये हो सकता है। यहाँ पर दे रखा है ए के लिए एक, ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब देखिए दो ऑप्शन हमारे बाहर हो गए, इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना, बस ध्यान यहाँ देना है। ठीक है, जैसे कि बी के लिए एक दे रखा है ऑप्शंस में, ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर निकल जाता है। अब हमें ये पता लग गया कि भाई अंबेडकर नगर के अंदर लगता है गोविंद साहब मेला, क्योंकि यही हमारे पास में है। अब कहानी जो बची है वो यहाँ बची है, कजली मेला और सैयद शालार मेले के अंदर, कि कौन सा कहाँ आयोजित होता है। तो देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी, कजली जो मेला होता है ना ये लगता है महोबा के अंदर, यानी कि हमारे पास सी के लिए क्या रहेगा, 4। तो डी के लिए क्या रहेगा, 3 रहेगा। सिंपल फॉर्मेट है। तो ठीक है, तो डी के लिए क्या हो जाएगा, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बुशमैन जनजाति के बारे में कथनों पर विचार करना है और आंसर देना है। यह जनजाति दक्षिण अफ्रीका के नामी मरुस्थल में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। दो स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये बुशमैन जनजाति जो है बहुत फेमस है, जो बहुत सारे लोगों को याद रहती है। तो उसने लोगों को याद रहती है तो उनको पता होता है कि बुशमैन जनजाति नामीम मरुस्थल में नहीं पाई जाती, बल्कि कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल के अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो जी गलत हो गया हमारा। कह रहे हैं कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं, अब ये वाली बात भी गलत है। शुद्ध शाकाहारी नहीं होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, सब खाना पसंद है इनको। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई, दोनों ही गलत हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो एक सही ना ही दो सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो बहुत ज्यादा पढ़ा है सबने, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है ना सबने। रेगुलेटिंग एक्ट इतनी बार पढ़ लिया मुझे लगता है कि चीजें इसकी अच्छे से याद हो गई होंगी, है ना। तो बताइए फिर आंसर। यह एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किया गया। कौन सा है, क्या एक्ट ये 1773 में ही आया था, 1773 में आया था या कभी और आया था, 1773 या फिर 93 या फिर 1813, कौन सा था, क्या 1784? तो 1773 सही है बिल्कुल, इसके लिए इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किया गया था या नहीं किया गया था, ये सोचने वाली बात है। किया गया था, नहीं किया गया था, किया गया था। दरअसल प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन इसमें इस प्रकार से किया गया था कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के गठन में परिवर्तन हुआ था और उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब ब्रिटिश सरकार की जो जो मतलब कंपनी के ऊपर नियंत्रण जो था वो और ज्यादा कड़ा हो गया था, प्रभावी हो गया था, और चीजें बदलने लग गई थी। तो परिवर्तन कर दिया था इन्होंने इसीलिए। ठीक, तो प्रशासनिक ढांचे का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। तो दोनों ही सही हैं, और जब दोनों ही सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि एक और दो दोनों सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रोजेक्ट सशक्त के बारे में, कि प्रोजेक्ट सशक्त की शुरुआत का उद्देश्य क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को सशक्त बनाना, सार्वजनिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण करना और एनपीए के बोझ वाले सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट सुधारना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी रहेगा। दरअसल जो सशक्त प्रोजेक्ट है, यानी कि जो प्रोजेक्ट सशक्त है, इस प्रोजेक्ट सशक्त की शुरुआत हुई थी खासतौर पे एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए और बैंकों की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए
कार्यक्रम शुरू किया गया, योजना शुरू की गई थी, ठीक है यार। तो हुआ था और उसके लिए एक सिफारिश आई थी पहले। दरअसल एक समिति बनाई गई थी, इसको सुनील मेहता समिति कहा जाता है। तो सुनील मेहता समिति ने ये खुद रिकमेंड किया था कि भाई आपको ना प्रोजेक्ट चलाना चाहिए जिससे चीज़ों पर फोकस किया जाए। तो इसी वजह से प्रोजेक्ट सशक्त था हमारे सामने आया था। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है यूपीआई 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो यूपीआई 2.0 के लिए कह रहा है कि इसके तहत ग्राहक चालू बचत खाते के साथ साथ अपने ओवरड्राफ्ट खाते को भी यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। इसमें ग्राहक लेन देन की पूर्व अधिकृत कर और बाद में तारीख में उसका भुगतान कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको सुविधा मिल जाएगी कि लेन देन को आप पहले ही अधिकृत कर दीजिए, बाद की तारीख में कभी उसका भुगतान कर दीजिए। कैसा होता? तो दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं तो क्या बताया? पहले में कह रहा है कि आप अपने चालू बचत खाते और ओवरड्राफ्ट खाते को भी लिंक कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है यूपीआई 2.0 में या कुछ और था? बिल्कुल बात ठीक है, किया जा सकता है। इसके अलावा लेन देन को पूर्व अधिकृत करके बाद की तारीख में उसका भुगतान कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर रहे हैं बहुत सारे लोग, नहीं कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा क्योंकि प्रश्न ये विकल्प जो ये स्टेटमेंट दे रखा है ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। यहाँ पर ऊपर ए है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, तो सी है हमारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पॉट मार्केट के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। स्पॉट मार्केट सुना है? नहीं सुना? समझाते हैं चलिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु का कोई एक ही विक्रेता हो। अगर किसी बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता होता है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं एकाधिकार बाजार। एकाधिकार तो हो जाता है, ना, मोनोपोली जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब एक ही विक्रेता। जैसे भारतीय रेलवे एक ही है बेचने वाला, कोई अपनी रेलवे नहीं चला सकता उसके बगल में, कोई अपनी गाड़ी नहीं लगा सकता कि भाई मैं भी रेल शुरू करूंगा, आज से मैं पटरी बिछाने का काम शुरू करता हूँ, इस पटरी पे सिर्फ मेरी रेल चलेगी, इस पर भारतीय रेल नहीं चलेगी, इस पर मेरे अपनी कंपनी चलेगी, मैं ये वाला नाम दूंगा, इस नाम से कंपनी चलाऊंगा ना। तो ये सब नहीं हो सकता। तो मोनोपोली जहाँ होगी वहाँ एक ही बेचने वाला होगा, सबको खरीदना होगा, उसी से ही खरीदना होगा। बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है, जहां पर क्रेता यानी खरीदने वाले भी बहुत सारे हों, जहां बेचने वाले भी बहुत सारे हों। जो हमारी जनरल मार्केट होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्लीट मतलब फुल कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है इसको, यानी कि हिंदी में पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट चलता है। तीसरा है बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें फर्मों की संख्या कम हो। जहां फर्मों की संख्या कम होगी वहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ का मामला बदल जाता है थोड़ा सा, यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए अल्पाधिकार, ठीक। तो ये अल्पाधिकार वाली स्थिति हो गई। अब चौथा ही बच रहा है हमारे पास ले दे करके, बाजार की ऐसी स्थिति में वस्तु को तत्कालिक सुपुर्दगी के साथ बेची जाती हो, इसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जहां पर वस्तुओं को आप तत्कालीन सुपुर्दगी के साथ बेचेंगे वो आपका स्पॉट मार्केट कहलाता है। वस्तु हो चाहे करेंसी हो, ये इसी प्रकार की स्थिति होती है, ठीक। क्लियर है प्रश्न? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है? जल की तरंग, ध्वनि की तरंग, स्प्रिंग की तरंग या सभी? तो देखो, यांत्रिक तरंग के बारे में हमें क्या पता चलता है कि किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो बिना अपना स्वभाव बदले माध्यम में एक निश्चित चाल में आगे बढ़ता जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो यांत्रिक तरंग है। अब इस स्थिति में हमें ये पता लगता है कि आप चाहे जल में तरंग देख लीजिए, चाहे ध्वनि की तरंग देख लीजिए, या स्प्रिंग में देख लीजिए, सब में एक ही सेटअप होगा और एक ही सेटअप में तरंग जो है वो आगे बढ़ती जाएगी और चीज़ों के मूवमेंट जो है वो एक ही दिशा में प्रॉपर निश्चित रूप से चलती रहेगी। तो तीनों में ही होती है, तो तीनों में होती है इसका मतलब क्या होगा? ना ए ना बी ना सी, क्योंकि डी कह रहा है सभी, और यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। जैसे कि विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व जल संरक्षण दिवस, में 4 दे दिए। तो मुझे लगता है कि विश्व पर्यावरण दिवस तो बहुत ईजी है, सबको जनरली याद रहता है। 5 जून बहुत ही ज्यादा रटी हुई तारीख है सबकी जिंदगी में। विश्व वन्य जीव दिवस भी बहुत लोगों को याद रहता है क्योंकि 30 मार्च की तिथि इसकी है, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस याद है, तो 22 मार्च की तिथि ही होती है, ये भी ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 20 अप्रैल को मनाया नहीं जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसकी डेट होती है 22 मई। अब तो याद हो गया, भूलना नहीं है,
ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में स्थित विश्व विरासत प्राकृतिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व विरासत प्राकृतिक स्थलों की बात करनी है हमें, तो भारत के 10 प्राकृतिक स्थलों को विशिष्ट वैश्विक महत्व के स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इस संधि में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि पहली बात तो जो ये विश्व विरासत प्राकृतिक स्थलों का मामला है, इसमें हमारे 10 शामिल नहीं है, 7 शामिल है। कितने शामिल है, 7, 10 नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और सुंदरवन इसके अंदर शामिल हुआ था वर्ष 1987 में शामिल हुआ था। ठीक है, सुंदरवन कब शामिल हुआ था, 1987 में शामिल हुआ था। बात ठीक है, लेकिन सिर्फ यहीं तक ही ठीक है, क्योंकि ये पहला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है इसमें शामिल होने वाला। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें शामिल होने वाला वो है काजीरंगा। ठीक है, तो काजीरंगा पहला और शामिल हुआ था 1985 में। तो क्या पता चला, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत ही है, ये भी ठीक नहीं मानी जाएगी। और जब गलत होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पिछवाई चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रकला एक प्रकार की खास चित्रकला की शैली है जो कपड़ों पर देखने को मिल जाती है, खासतौर पे खादी पर बनाई जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मतलब अलग अलग प्रकार के खासतौर पे सोने चांदी के लिए पत्थर के रंग द्रव्य यानी कि स्टोन पिगमेंट्स को और जीव वनस्पति रंगों जैसे कि नारंगी, लाल, क्रीम, पीले, केसरी रंग, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीजें चलती रहती हैं। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाने का काम भी किया जाता है। अब लेकिन स्थल पूछा गया ना, स्थान पूछा गया, किस राज्य की है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में। जैसे कि भगवान कृष्ण की बात मैंने आपको बताई, तो क्या कहोगे, कहाँ होगी चारों में से, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़, क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश। पर ये गलत है, सही नहीं है ये। मुझे पता है भगवान कृष्ण के नाम पे जनरली सबको उत्तर प्रदेश ही आता है, परीक्षा भी उत्तर प्रदेश की है ना, लेकिन पिछवा चित्रकला जो है ये राजस्थान के उदयपुर के पास है। ठीक है, तो राजस्थान हो गया, यानी कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। तो राजस्थान के अंदर जगह है नाथद्वार, वहां पर ये विकसित हुई थी। वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है और श्रीनाथ जी का मंदिर जो है ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ठीक है, तो इसी वजह से प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं पे ही आकर के समाप्त हो जाती है और उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे, कुछ नई चीज़ जानी सीखी समझी होगी और ऐसी चीज़ों के लिए बने रहे संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे। बाकी की बात होगी आने वाले क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।